नमस्कार, खुशामदीद, हेलो, वेलकम, सुस्वागतम। हम लाए हैं आपके लिए हंसता हंसाता छेड़ता गुदगुदाता गीतों भरा रंग व्यंग और तरंग का एक बड़ा ही दिलचस्प और मनोरंजक कार्यक्रम मेड इन इंडिया। रंग भेद की नीति से तो आप परिचित हैं। एक अंग्रेज मुझे चिढ़ाने की गरज से कहने लगा, मिस्टर शेखर सुमन, ऐसा कैसा है कि तुम इंडियंस में कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई ब्राउन होता है, हम अंग्रेज तो सारे एक ही रंग के होते हैं। मैंने कहा, भाई साहब, घोड़े हमेशा अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन गधे हमेशा एक ही कलर के होते हैं। हमारा एक दोस्त है भदू। वैसे उसका असल नाम भद्रेश है, लेकिन प्यार से हम सब उसे भदू कहते हैं। शक्ल ऐसी जैसे किसी तांगे वाले ने आम चूस के फेंक दिया हो, लेकिन फिर भी अपने आप को शाहरुख से कम नहीं समझता। दुबला पतला, गली से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे इकलौता गन्ना चला जा रहा है। सच कहता हूं, भद्दू को बनाते वक्त भगवान ने टेंडर भरवाया होगा। जिसने सबसे कम रेट कोट किया होगा, भद्दू के मैन्युफैक्चरिंग का टेंडर उसी को मिला होगा। भद्दू को विदेशी माल का बड़ा शौक है। टोटली इंपोर्टेड बंदा है। टीवी, फ्रिज, घड़ी, साबुन, कपड़े वगैरह, यहां तक कि टॉयलेट में कमोड भी इंपोर्टेड है। ये कमोड नहीं है, ये तो सीट है जी। नहीं, टॉयलेट की सीट नहीं, बैठने की सीट। हाँ, तो भद्दू का उठना बैठना खाना पीना सब कुछ इंग्लिश स्टाइल में। मिलेगा तो हाय, हाउडी, हाउ इज यू, जाएगा तो बाय, एडियोस, चीरियो, यू नो दोस वेरी हेप वंस। घर में हिंदी भी ऐसी गिटपिट बोलता है कि आधी तो कमबख्त उसके घर वालों की समझ में नहीं आती। विदेशी माल, विदेशी सभ्यता, विदेशी कल्चर का पूरा भूत सवार है। रोलिंग स्टोन, बीटल से लेके मडोना तक, और मडोना से लेके माइकल जैक्सन तक न जाने किन किन सिंगर्स के पूरे एल्बम सुना देगा। लेकिन पूछो कि आशा भोसले कौन है तो कहेगा अपनी हेल्थ मिनिस्टर। भदू मियां पढ़ाई लिखाई में भी सिलेबस से बाहर है। यानी एक बार कॉलेज में आ गए तो 3 महीने के लिए कॉलेज से बाहर, कॉलेज में आए तो क्लास से बाहर, क्लास में आए तो प्रोफेसर क्लास से बाहर, एग्जाम में गोल मोल करके सेंटर से बाहर, और बाहर आके चिल्लाएंगे कि पेपर सिलेबस के बाहर। वैसे हाजिर जवाब बड़ा है। स्कूल में टीचर को लाजवाब कर देता था। एक बार मास्टर जी ने भद्दू से पूछा, तुम्हें किसने बनाया है? भद्दू कहने लगा, इतना सा तो भगवान ने बनाया, बाकी मैं खुद बनाऊं। गुरुजी ने उससे पूछा, हाथी पे लेख लिखा है? बोला, हाथी पे नहीं, कागज पे लिखा है। माशाल्लाह, अच्छा खासा नौजवान है। सिर्फ एक ही ऐब है, फॉरेन का क्रेज। एक दिन भद्दू अखबार लेकर दौड़ा दौड़ा मेरे पास चला आया और कहने लगा, शेखर भाई देखो ना, अखबार में बड़ी जबरदस्त खबरें निकली है। मैंने कहा, बेवकूफ, अखबार में खबरें नहीं तो क्या भजिए निकलेंगे? बोला, वो सब छोड़ो, ये शादी का इश्तिहार पढ़ो, लिखा है वांटेड यंग हैंडसम मैच फॉर गर्ल सेटल इन अमेरिका। मैंने कहा, तो ये खबर तेरे किस काम की? भैया, ये खबर तेरे किस काम की? इन्हें यंग और हैंडसम लड़का चाहिए। तो कहने लगा, तो मैंने कहा, कभी शक्ल देखी है अपने आईने में? ऐसा लगता है जैसे किसी गरीब का बटुआ। शुक्र है आईने हंसते नहीं। कहने लगा, वो सब छोड़ो यार, मेरे को क्या इंडियन लड़की से शादी करनी नहीं है, वरना अपने पे तो कई मरती है। मैंने कहा, अच्छा, जरा एक का नाम तो बता। बोला, वो सामने वाली बिमला है ना, रोज रुमाल हिला हिला के खिड़की से मेरे को इशारे करती है और बीच बीच में किस भी फेंकती है। मैंने कहा, बेवकूफ, कमबख्त मारे, वो तुझे रुमाल हिला हिला के इशारे नहीं करती, रुमाल से खिड़की का कांच साफ करती। और वो किस नहीं फेंकती, थूक फेंकती है खिड़की का कांच साफ करने के लिए। शादी से पहले इंसान सुनहरे भविष्य की कल्पना करके हंसता है, और शादी के बाद भूतकाल को याद करके रोता है। भद्दू कहने लगा, शेखर भाई, मेरी खोपड़ी में एक बात अटकी है। मैंने कहा, कमबख्त मारे, तेरी खोपड़ी में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं जो बात अटक जाती है? कहने लगा, शेखर भाई, मेरा रिश्ता मंजूर तो होवेगा ना? मैंने कहा, अगर रिश्ता मंजूर होगा तो वो दुनिया का 8वां अजूबा होगा। बहरहाल एक दिन भद्दू की चिट्ठी का जवाब आ ही गया। भागा भागा चिट्ठी लेके मेरे पास आया। एक्साइटमेंट से उसका पूरा बदन थिरक रहा था, ऐसे जैसे बरसाती हवा में छत पर टीवी का एंटीना हिलता हो। कहने लगा, शेखर भाई, लड़की वाले का जवाब आ गया। चिट्ठी में लिखा था, हमें आपका बायोडेटा पसंद आया, मगर हमने तो लड़के की तस्वीर मांगी थी, आपने एक्सरे क्यों भेजा? लड़की की तस्वीर भी साथ में आई थी। तस्वीर में लड़की गोल मटोल मोटी ताजी लग रही थी। उसके सामने हमारा भद्दू ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी सी पानी की टंकी में छोटी सी टूटी लगी हो। मैंने भद्दू से कहा, यह तेरे लिए सूटेबल मैच नहीं लगता। भद्दू कहने लगा, शेखर भाई, एक बार फॉरेन की लड़की मिल जावे ना और फॉरेन का ट्रिप लग जावे ना, तो बाकी खुद मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा, देख भद्दू भैया, ये जो गृहस्थी की गाड़ी है ना, वो मियाँ बीवी नाम के 2 पहियों पे चलती है, लेकिन यहां तो एक पहिया साइकिल का और दूसरा ट्रक का नजर आ रहा है। बहरहाल मेरे लाख मना करने के बावजूद भद्दू लड़की देखने के लिए अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा। मैंने कहा, एक बार फिर सोच ले, अमेरिका में हमारे जितना स्ट्रांग फैमिली कल्चर नहीं होता, हमारे जितना स्ट्रांग फैमिली टाइज नहीं होते, आए दिन डिवोर्स होते रहते हैं। मगर लड़की के घर जाके सारा सीन ही उलट गया।
यानी मदर इंडिया के क्लाइमैक्स में मुगले आजम का सीन चल रहा था भाई। मेरा मतलब है कि पूरा क्लाइमैक्स ही चेंज हो गया था। लड़के के पिता अमेरिकन और मां हिंदुस्तानी। लड़की को देखते ही भदू के होश उड़ गए, घबराहट में विश करना भूल गया। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी। तो कहने लगा यार शेखर भाई वो क्या है, मैं तो पैदाइशी बदतमीज हूं। मैं चक्कर में पड़ गया, पैदाइशी बदतमीज यानी? कहने लगा जब मैं पैदा हुआ था ना तभी मेरे को देखकर मेरे बाप ने मेरे मां से कहा था ये क्या बदतमीजी है। लड़की ने इंडियन हिस्ट्री और लिटरेचर में काफी रिसर्च कर रखी थी। वो इंडियन कल्चर से इतनी प्रभावित थी कि वो शादी भी इंडियन लड़के से ही करना चाहती थी। इसलिए जब उसने रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, कालिदास, सूरदास, बच्चन, निराला, पंत और संत पर व्याख्यान शुरू किया तो भदू की पप्पम थप्पम हो गई, खिड़की बन गई उसकी। मैंने फौरन दोस्त होने के नाते मोर्चा संभाला, डट के मुकाबला किया और इंडिया और इंडियंस के बारे में ऐसी ऐसी बातें की जिससे मैं खुद अवगत नहीं था। लड़की मुझ पर फिदा हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती मैंने फौरन उसके सामने एक हाउसफुल का बोर्ड रख दिया और कहा सॉरी आई एम सोल्ड आउट। अमेरिका की महंगाई देखकर भदू की जेब ढीली हो गई। दूसरे ही दिन खाने के लिए सस्ता सा होटल ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक सस्ता सा होटल मिला। हम दरवाजे में घुसे तो अंदर दो दरवाजे दिखाई दिए, इंडियन फूड और चाइनीज फूड। हम इंडियन फूड वाले दरवाजे में घुस गए, वहां फिर दो दरवाजे दिखाई दिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। हम नॉन वेजिटेरियन वाले दरवाजे में घुस गए, वहां फिर दो दरवाजे दिखाई दिए, नगद या उधार। भद्दू बहुत खुश हो गया, बोला देखा यहां कितना बढ़िया सिस्टम है, अनजान लोगों को भी उधार खिलाते हैं। लपक के उधार वाले दरवाजे में घुसा तो सीधा बाहर वाली गली में पहुंच गया। बहरहाल उस विदेशी कन्या और भदू के रिश्ते का लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया, मगर लॉजिक यानी तर्क और कुतर्क में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा बंबई से पूना कितने किलोमीटर है? मैंने कहा कोई 150। और पूना से बंबई? मैंने कहा नेचुरली भाई पूना से बंबई भी 150 किलोमीटर ही होगा। बोले क्या नेचुरली? फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक जैसा नहीं होता। दशहरे से दिवाली 20 दिनों के बाद होती है, लेकिन दिवाली से दशहरा 20 दिनों के बाद नहीं होता। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि वो लोग भदू का रिश्ता मंजूर करेंगे, मगर भदू को पूरा विश्वास। वो डाकिये का इंतजार ठीक उसी तरह से कर रहा है जैसे करवा चौथ के दिन सुहाग ने चांद निकलने का इंतजार करती है। सरप्राइजिंगली भदू का अंदाजा सही निकला। लड़की वालों की चिट्ठी आ गई। वो भदू के डैडी मम्मी से मिलकर बातचीत करने इंडिया आ रहे हैं। पता नहीं उन्होंने भद्दू में क्या देखा। वो कहते हैं ना कि दुनिया में अंधों की कमी नहीं, कुछ आंख के, कुछ अकल के और कुछ शक्ल के, जैसे अपना भद्दू। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भद्दू के माता पिता से मिलने लड़के वाले आ गए। अब बताइए, घोड़ों को नहीं मिलती घास देखो और गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो। भाई भद्दू का रिश्ता तो पक्का हो गया। खैर, भद्दू की खातिर मैंने सारे हिंदुस्तान भर के टूरिस्ट गाइड जमा किए, उसे सारे टूरिस्ट सेंटर्स की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई और हफ्ते भर तक किताबों में मुंह दिए बैठा रहा। मेरी बीवी परेशान हो गई, बोली काश में किताब होती, कम से कम आप मेरे पे इतना ध्यान तो देते। मैंने कहा काश तुम किताब होती, मैं हर हफ्ते लाइब्रेरी जाके तुम्हें बदल लेता। बस जी नाराज हो गई। एक दिन भद्दू मुझसे पूछने लगा, ये क्या बात है शेखर भाई, आजकल भाभी का मूड थोड़ा उकड़ा उकड़ा सा दिखते हैं ने? मैंने कहा हाँ वो क्या है, तुम्हारी भाभी ने मुझसे 1 हफ्ते तक बात न करने की कसम खाई है। तो भद्दू कहने लगा ये तो बहुत चौकस बात हुई नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए, आप ही कहते थे आपकी बीवी बहुत बात करती है, तो अभी परेशान क्यों दिख रहे हो? मैंने कहा परेशान इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी दिन, हफ्ते भर चुप बैठी अब बम की तरफ फटेगी। देखते देखते भद्दू की शादी का दिन भी आ गया। आज भद्दू के घर शादी की धूम मची हुई है। बड़े बुढ़े, नानियां, दादियां, चाचियां, मामियां, गाना बजाना, मौज मस्ती, हल्दी मेहंदी और न जाने क्या क्या। परिवारों का ऐसा मधुर मिलन, फैमिली लाइफ का ऐसा प्यारा वातावरण दुनिया के किसी और मुल्क में शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। भद्दू की होने वाली दुल्हन मेरे पास आके मुझसे पूछने लगी, ये जूता चुराई की रस्म क्या होती है? मैंने कहा ये वो रस्म है जो पहले शादियों में होती थी, आजकल मंदिरों के बाहर होती है। आज तो शादी के माहौल में मेरी पत्नी भी सुबह से काफी रोमांटिक हुई जा रही है। लाड़ में आके कहने लगी, मैं तो भगवान से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि 7 जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। मैंने कहा काश ये तुम्हारा 7वां और आखिरी जन्म हो। यह शहनाई सुनकर आप लोग ये बात तो समझ ही गए होंगे कि भद्दू की शादी हो गई। शादी क्या, अब तो हनीमून भी हो गया, मगर हनीमून में एक पंगा हो गया। हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाने से पहले भद्दू अपने मौसा जी के यहाँ 2 दिन दिल्ली ठहर गया। वैसे उसके मौसा जी से मिलने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है। बिल्कुल अजायब घर का नमूना है। उन्हें बोलने और भूलने की 2 खास बीमारी है।
जो बोलते हैं उसे फौरन भूल जाते हैं और जो भूल जाते हैं उसे बार बार दोहराते रहते हैं। मैंने और आपने सत्यनारायण जी की कथा इतनी दफा नहीं सुनी होगी जितनी दफा उन्होंने मुझे अपनी एक व्यक्तिगत कथा सुनाई। उनकी एक खासियत और है। खासियत क्या, फिर से बीमारी ही कह लीजिए। कहते कहते कुछ भी बीच में उनकी आवाज चली जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का गुमान रहता है कि सामने वाला भी मेरी बातें सुन रहा है। कहने लगे, शेखर, एक दिन मैं खिड़की पे खड़ा था, दूर एक खटिया बनाने वाला जा रहा था। मैंने उसको आवाज दी, भाई सुनो। आया। मैंने उससे पूछा, भैया खटिया कितने की? उसने कहा 20। मैंने कहा 3। नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ। माना। बहरहाल 2 दिनों के बाद भद्दू अपने मौसा जी से बोला, मौसा जी मैं जा रहा हूं। मौसा जी गरज के बोले, कहां जा रहे हो? भद्दू ने कहा, स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड जाके क्या करोगे भैया, वहां भी तो खिड़की दरवाजे बंद कर ही बात हो गए ना, तो अपनी दिल्ली क्या बुरी है? कहने लगा, मौसा जी वो टिकट। बोले, लो टिकट मुझे दे दो। और तपाक से अपनी पत्नी को आवाज लगाई, बोले, अजी सुनती हो, अपना सामान पैक करो, हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। भद्दू की मौसी 60 साल, मौसा जी 65 साल, दोनों बुढ़ा बुढ़ी गए स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने, और बेचारे भद्दू मियाँ अपने पत्नी को जंतर मंतर और पालिका बाजार घुमा के डीटीसी बस से वापस घर। यही है इंडिया, लव इट और लिव इट। भद्दू अमेरिका में सेटल होने के सपने देख रहा था, मगर उसकी बीवी हिंदुस्तान की प्रेमी भारतीय परंपरा के मुताबिक वो अपने ससुराल में आकर बस गई। भद्दू खाने पीने वाला आदमी, अब उसकी बीवी उसे कस्में खिला रही, वादा करो तुम शराब नहीं पियोगे। नहीं पीऊंगा। जुआ नहीं खेलोगे। नहीं खेलूंगा। कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। नहीं देखूंगा। और वक्त आने पर मेरे लिए जान भी दे दोगे। अरे दे दूंगा बाबा, दे दूंगा। जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर जी के क्या फायदा है? ना ले मेला छोड़ना बच्चा, चुप हो जा बच्चा। आप तो समझ ही गए होंगे कि भद्दू के घर बच्चा पैदा हुआ है, वो भी लड़का। भद्दू, भद्दू के माँ बाप, भद्दू के रिश्तेदार, इन सब से ज्यादा खुश है भद्दू की पत्नी, क्योंकि वो ठहरी आधी हिंदुस्तानी और आधी अमेरिकन, मगर उसकी औलाद हुई है पूरी हिंदुस्तानी, एंड दैट टू मेड इन इंडिया।